here with a very basic topic, that is chromatin, chromosomes, DNA, gene, trait, allele, which is for every classes like class 9, 10, 11, 12, as well as non-biology students can also have an interest in it. मैंने इसे बेसिक क्यों बोला, बेसिक टॉपिक क्यों बोला, क्योंकि क्लास 10 के अंदर अगर देखा जाए तो क्लास 10 के अंदर हमें 2 चैप्टर मिलते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। और इसी तरीके से क्लास 11 के अंदर चलें, क्लास 11 के अंदर हमें एक सेल साइकिल और सेल डिवीजन जैसे चैप्टर मिलते हैं जो कि ये सारी बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी है। और इसी तरीके से 12th में तो बहुत ब्रॉड है, कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि इन सारी कॉन्सेप्ट, ये सारे चैप्टर जो हैं, ये सारे चैप्टर रिलेट करते हैं ये इसी कॉन्सेप्ट से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री और क्या नाम है कि टेबल जैसी बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। सेम वैसे ही बायो को एक अच्छे वेल मेंटेन तरीके से कुछ चैप्टर को समझने के लिए हमें ये बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं सबसे बेसिक चीज़ें और बड़े आसान तरीके से। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम को समझने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं मेल की बात करूं या मैं फीमेल की बात करूं, किसकी, मैंने मेल की बात की या फीमेल की बात की, तो मैं कहता हूं कि मेल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, चाहे कोई भी, एक मेल इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, फीमेल इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ डिप्लॉयड। वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो ये क्या हो गए, आपके डिप्लॉयड हो गए, ये भी क्या हो गए, डिप्लॉयड हो गए। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब होता है कि मान लो कि ये ह्यूमन बीइंग का कोई सेल है, इनके अंदर, ये सेल के अंदर ये क्रोमोसोम जो होते हैं इस तरीके से ये पड़े होते हैं। तो अब इस तरीके से पड़े होने का मतलब है कि अगर नंबर देखा जाए तो इधर ये 23 नंबर में होते हैं और इधर ये 23 नंबर में होते हैं, ठीक है। तो 23 और 23 टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि माना कि ये वाले क्या हो गए, 8 पेयर हो गए, ये वाले क्या हो गए, 8 पेयर हो गए, ये क्या हो गए, 8 पेयर हो गए, तो टोटल ऐसे कितने हो जाते हैं, 23 पेयर हो जाते हैं। मैंने पेयर में बात की तो 23 पेयर, ठीक है। तो यानी कि एक सेट इधर का 23, एक सेट इधर का 23, ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया जिसको हम डिनोट कर देते हैं n से। ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया जिसे हम डिनोट कर देते हैं किससे, n से। तो मैं कहता हूं कि कितने n, तो 2n किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब कि इसकी पोलैरिटी जो होती है वो 2n होती है, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो वो 2 सेट रखते हैं। तो अगर मैं मेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर 46 होते हैं। 46 का मतलब है कि 44 जो होते हैं वो सेम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट वाला पेयर होता है, या कह लो कि 45 और जो 46 होता है वो x और y होता है। किसके अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, x और y होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। और इसके बाद अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर भी 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। रही बात कि जो 45 और 46 वाले जो होते हैं, 44 के बाद 45 और 46 वाले, यानी कि ये वाले XX होते हैं, ये जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं इसको भी सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर है, क्या कहा, मेल जो होता है वो 2n होता है, फीमेल जो होता है वो 2n होता है, ठीक है, डिप्लॉयड, ठीक है। और उसके बाद इसके मेल के अंदर 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम की नंबर की बात करें तो, और x और y एक पेयर या 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है, क्लियर है। अब उसके बाद आगे मैं थोड़ा सा चलूं तो मैं कहता हूं कि मान लो ये मेल और ये फीमेल को बनाना है एक बेबी, ठीक है। फॉर्मेशन, ये फर्टिलाइजेशन करके, फ्यूजन करके ये क्या बनाना चाहते हैं, एक बेबी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेल के पास से निकलेगा एक गैमेट, इस गैमेट का नाम होगा स्पर्म। क्या होगा,
स्पर्म, फीमेल से एक गैमेट निकलेगा और इस गैमेट का नाम होगा ओवम। इतनी बात क्लियर है? समझना, जो मेल से स्पर्म आया, जो फीमेल से ओवम आया, ये कहलाया क्या? इट इज नोन एज ए गैमेट। इसे हम क्या कहेंगे? गैमेट कहेंगे। ये गैमेट होता है। और गैमेट के बनने को ही क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। ये भी क्या है? गैमेट है। और गैमेट के बनने को ही क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट कहेंगे। तो गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, अब उसके बाद समझना, जो ये गैमेट बना, ये डिप्लॉइड था, ये पूरा ऑर्गेनिज्म, ये भी पूरा ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड था। लेकिन जो ये गैमेट बना, ये क्या होता है? ये हैप्लॉइड होता है। ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। यानी कि इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ठीक है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 23। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ऐसे हाफ होने को, ऐसे डिवीजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। That is also known as a meiosis। इसी को हम क्या कहते हैं? मियोसिस। तो मियोसिस का काम रिप्रोडक्शन में ही होता है, जो कि ये 11th की ये बात है, ठीक है। क्लास 10 वाले इस पे ध्यान ना दें। मैंने क्या कहा कि जो गैमेट का बनना, ठीक है, हैप्लॉइड का होना डिप्लॉइड से, ठीक है, ये क्या हो गया? रिडक्शनल हो गया, हाफ हो गया। हाफ होना, आधा होना, ऐसे डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब समझना, जो स्पर्म आया, जो ओवम आया, ये दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब एक तरीके से समझ लो कि मिक्सिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों का होगा फ्यूजन, दोनों का फ्यूजन होगा। और फ्यूजन हो करके एक सेल बनता है। फ्यूजन होकर के एक सेल बनता है जिसका नाम होता है क्या? जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट होता है। तो बताना कि स्पर्म क्या था? एन। ये ओवम जो था वो क्या था? एन। तो एन और एन ये दोनों की मिक्सिंग हुई, दोनों का फ्यूजन हो गया, तो जाइगोट क्या बन गया? 2n। अरे एक एन, 2n, तो 2n, तो n 2n। यानी कि जो, अब मान लो कि यहां से मेल और फीमेल से यहां पे जो जाइगोट बना वो 2n बना। यानी कि तुम्हारे जिंदगी की जो शुरुआत हुई, तुम्हारे लाइफ की जो शुरुआत हुई, वो एक सेल से हुई जिसका नाम होता है जाइगोट। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ योर लाइफ। यही पहला सेल होता है तुम्हारे जीवन का, जिंदगी का, लाइफ का। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि ये जाइगोट बन गया 2n। क्लियर है? अब उसके बाद ये जाइगोट से कई सारे स्टेप चल करके आगे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट जो कि 2n हो गया। अब यही जाइगोट कह रहा है कि आगे चल करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो कि ये भी क्या है? 2n। रही बात कि अभी जो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन हुआ, ये कहां पे हुआ? तो ये तुम्हारे मदर के यूट्रस में होता है। मां के पेट के अंदर यूट्रस, एब्डोमेन साइड में एक यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अंदर ऐसी कंडीशन हुई, जाइगोट बना। ठीक है, अब जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनने में, ऑर्गेनिज्म का मतलब कि पूरा एक बेबी बनने में, छोटा सा बेबी बनने में टोटल टाइम लग जाते हैं 9 मंथ्स। कितने? 9 मंथ्स। क्लियर है? 9 मंथ्स। अगर मैं वीक में कन्वर्ट करूं इसे, तो इट इज नोन एज 38 वीक्स। ठीक है, 38 वीक्स। और उसके बाद अगर मैं डेज की बात करूं, तो इट विल टेक 66 डेज। यानी कि 9 मंथ 38 वीक्स या फिर 266 दिन। तो टोटल 9 मंथ लगता है एक जाइगोट से पूरा एक बेबी बनने में। ठीक है, अब समझना कि जो ये समय लगा, जो ये टाइम लगा 9 मंथ 38 वीक और 266 डेज, ठीक है, जो ये टाइम लगा, ये टाइम कैसा लगा कि एक जाइगोट से, एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाना। अब एक सेल का मतलब क्या, एक जाइगोट का मतलब क्या है? जाइगोट जो है ये एक सेल है। कितना है? एक सेल है।
ये ऑर्गेनिज्म जो है ये बिलियन ऑफ सेल हो गया, बिलियन ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गया, बिलियन ऑफ सेल्स में। तो समझना मेरी बात कि बिलियन ऑफ सेल्स में, बिलियन ऑफ सेल्स में, एक सेल से बिलियन ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए टोटल टाइम कितना लगा? 9 मंथ 38 वीक टू 66 डेज। ठीक है, अब समझना कि मैं एक जो बेबी की बात कर रहा हूं, जो एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो मैं अब इसको उठाऊंगा तो समझना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक और बात समझना कि मैंने मेल और फीमेल से क्या किया कि गैमेट निकाला, दैट इज अ स्पर्म, फीमेल से निकाला गैमेट, दैट इज अ ओवम। इन दोनों का मैंने फ्यूजन कराया, यहाँ पे फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद पहला जो सेल बना उसी का नाम दे दिया जाइगोट। और जाइगोट एक सेल है लेकिन फिर भी क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, अब तुम्हारे लाइफ की शुरुआत यहीं से हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज योर फर्स्ट सेल, मतलब तुम्हारी लाइफ की स्टार्टिंग जो है वो किस सेल से होगी? दैट इज अ जाइगोट। अब रही बात कि एक जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म या छोटा सा बेबी कन्वर्ट होने में, ऑर्गेनिज्म में भी क्या चीज, ऑर्गेनिज्म में भी तुम्हारे ऑर्गन, टिश्यू, ऐसी सारी चीजें बनने में, ऑर्गन ऐसी सारी चीजें बनने में ये टोटल 9 मंथ 38 वीक 266 डेज लेता है। अब बेबी जो बना, ये छोटा सा जो बेबी या ऑर्गेनिज्म जो बना, इट मे बी कि ये तुम्हारा क्या हो सकता है? मेल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? फीमेल हो सकता है। ठीक है, अब मेल और फीमेल कैसे, क्या रीजन है इसका, तो आगे थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अब मैं बात करूं कि जो एक बेबी या एक ऑर्गेनिज्म को उठा करके अब मैं इसके अंदर के क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम्स के या क्रोमैटिन जो है वो कैसे डिस्पर्स होता है एक सेल के अंदर, मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तुम लोगों को, क्योंकि एक बार की बात है, मैं क्लास 10th में क्लास ले रहा था, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन थी, उनको ये लगता है कि जैसे मान लो कि ये बेबी है छोटा सा, ये छोटा सा बेबी है, ठीक है। अब ये छोटा सा बेबी पूरा एक एडल्ट बनने में, ठीक है, अब ये पूरा एडल्ट बनेगा, यानी कि ये ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो इसकी ग्रोथ होगी, क्या होगी? इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, एक सेल से कई सारे सेल बने, सॉरी, एक सेल से कई सारे सेल बने और वो कई सारे सेल एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा बेबी है और इस बेबी से पूरा एक क्या हो गया? एक एडल्ट बन गया, एक एडल्ट फीमेल या एक एडल्ट मेल बन गया। ठीक है, तो रही बात ये ग्रोथ हुई, कई सारे सेल का मल्टीप्लिकेशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन कर करके एक पूरा एडल्ट मैन या वुमेन, पूरा एक इंसान बन गया। ठीक है, एक एडल्ट इंसान बन गया। ठीक है, लेकिन समझना कि जो ग्रोथ हुई, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ऐसे सेल की डिवीजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। यानी कि जो ग्रोथ में हेल्प करे दैट इज नोन एज अ माइटोसिस, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे दैट इज नोन एज अ मियोसिस। ठीक है, तो रही बात, मैं बताना ये चाह रहा था कि उन बच्चों का क्या कंफ्यूजन था। उन बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि जैसे कि ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है या एडल्ट या फिर इस बेबी की मैं बात करूं, तो उनका समझना ये था कि इस पूरे होल बॉडी के अंदर, इस पूरे होल बॉडी के अंदर केवल और केवल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या 23 पेयर पाए जाते हैं। उनको ये लगता है कि पूरी बॉडी में केवल और केवल 23 का एक पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। उनको ये नहीं लगता है कि हर एक सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उनका कंफ्यूजन क्या था कि ये पूरे बॉडी के अंदर
23 पेयर या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है कहना? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी ये बॉडी है, समझना, अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है तो इनके अंदर अलग अलग ऐसे फेस में, चाहे तुम्हारे हाथ में, पैर में, बॉडी के किसी भी पार्ट में कई सारे सेल होते हैं, मिलियन ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, ऐसे ये सेल होते हैं। तो समझना, एक सेल के अंदर केवल एक सेल के अंदर, ये एक सेल मैंने उठाया है, एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही पेयर में कितने? 23 पेयर में, ठीक है। तो एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या इस अब समझना, अब ये चीज नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर केवल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बल्कि इसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इस सेल के अंदर चाहे सेल कितना भी हो, जितने सेल उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ऐसे जितने सेल तुम्हारी बॉडी के अंदर होंगे सबके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ। अगर ये समझ गए हो तो अब यहां से मैं आगे की बातें बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि अब इसमें से मान लो कि मैंने एक सेल उठा लिया, क्या उठा लिया? अब इसमें से मैंने एक सेल उठा लिया, तो मान लो कि ये क्या है, कोई मेल है, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई फीमेल भी होगी, ठीक है, क्या होगी? फीमेल भी होगी। तो फीमेल में से क्या करता हूं कि मैं फीमेल में से एक सेल उठा लेता हूं, तो एक सेल मैं मेल से उठाऊंगा, एक सेल मैं फीमेल से उठाऊंगा, और मैं तुमको बता दूं कि मेल को जो डिनोट करने के लिए जो साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है, और फीमेल के लिए जो होता है वो ऐसे होता है। तो मैं सेल को इसी फॉर्म में बनाऊंगा, मैं सेल को क्या करूंगा? इसी फॉर्म में बनाऊंगा, सिंबॉलिक फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो समझना, सुनो, मैंने क्या कहा? एक मेल के लिए। तो मानो कि मैंने क्या किया, एक सेल उठाया, किसका? मेल का, ठीक है। मैंने सेल को थोड़ा बड़ा कर दिया। फिर मैंने कहा कि एक सेल उठाया मैंने किसका? एक सेल उठाया मैंने किसका? फीमेल का। दिस इज फॉर मेल, लिख भी देना ऊपर, दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल, ठीक। इतनी बातें क्लियर है? मेल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि अगर एक सेल है तो एक सेल के अंदर भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 46 नंबर में, पेयर में कितने? 23 पेयर में। क्या ऐसा फीमेल के अंदर भी होगा? बिल्कुल होगा, कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और पेयर में कितने होंगे? 23 पेयर में होंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। तो रही बात कि जो ये 46 नंबर में होंगे वो कैसे होंगे, जो 23 पेयर में होंगे वो कैसे होंगे? देखो, चाहे मैं 23 पेयर में बोलूं, चाहे मैं 46 नंबर में बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। अब समझो कि जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होंगे, मान लो कि ऐसे अरेंज है, ठीक है। ठीक, अब समझना, ये मेल की मैं बात कर रहा था, तो मेल के अंदर अगर मैं काउंट करूं, अगर ऐसे मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके मानो कि 41 42 43 44, मान लो कि यहाँ पे काउंट करते करते 43 और 44 आ गया। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए? 44 नंबर, ठीक है।
क्यों मैंने यहां से यहां तक लिया? क्योंकि जो यहां से यहां तक क्रोमोसोम्स हैं वो सेम नंबर, सॉरी, सेम एक तरह के स्ट्रक्चर में हैं। यानी कि ये अगर एक्स क्रोमोसोम की तरह शेप रखता है तो ये भी क्या है? एक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर में सेम, इसीलिए मैंने क्या किया, सबको यहाँ पे सॉरी स्ट्रक्चर में सेम, तो सबको मैंने यहाँ तक काउंट किया, तो यहाँ तक टोटल मुझे क्या मिले? 44 तक मुझे क्या मिले? सेम स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम्स मिले। दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसको क्या कहता हूँ, जो 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेम तरह के स्ट्रक्चर रखते हैं, इसे मैं कहता हूँ ऑटोसोम्स। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स बोलेंगे। क्लियर? लास्ट वाला जो बचा, जो कि ये एक्स और वाई, जो कि इनके जैसा बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट है, तो लास्ट वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं ये 44 नंबर में काउंट किया, तो अगर मान लो कि ये इसको ले करके, अगर मैं इसको और इसको ले करके काउंट करूं, ये और ये, तो ये एक पेयर में हो गया। कितने हो गया? एक पेयर में हो गया। तो एक पेयर, दो पेयर करते 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 मैं टोटल अगर ले लूं तो टोटल मुझे 23 पेयर में मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सॉरी यहाँ तक 23 पेयर में मिलेंगे, लेकिन अगर मैं यहीं तक काउंट करूं तो ये मुझे 22 पेयर में मिलेंगे। लेकिन एक पेयर तो नीचे है ना, तो एक पेयर नीचे है, तो बताओ 22 और एक टोटल 23 पेयर। तो एक पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। सेम इसी तरीके से एक्स फीमेल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनके अंदर जो है कोई डिफरेंसेस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले होते हैं वो डिटर्मिनेशन ही होते हैं। समझना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करते करते यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक फिर मुझे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ से 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मैं इसको क्या बोल दूँ? ऑटोसोम्स बोल दूँ। क्या बोल दूँ? ऑटोसोम्स। लेकिन इसके वाले जो एक्स वाई थे और इसके वाले अगर देखा जाए, मतलब इससे मुझे अब कंपैरिजन करना है, समझना। अगर इसके पहले वाले पेयर और इसके पहले वाले पेयर देखोगे तो सेम है, तो 44 तक हमें क्या मिलते हैं? सेम मिलते हैं। किसके अंदर? मेल और फीमेल के अंदर। लेकिन जब हम 23 वाले पेयर यानी कि 45 और 46 वाले क्रोमोसोम्स पे, 45 और 46 वाले क्रोमोसोम्स पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलते हैं? ये दोनों में अलग देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है। क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। सेक्स क्रोमोसोम्स, जब मैं सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि जब मैं मेल के अंदर की बात करूं या फीमेल के अंदर की बात मैंने किया, ठीक है, तो अगर इसको मैं मेल के अंदर वाला उठाऊं, ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिला? इसके अंदर एक्स और वाई देखने को मिला। इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिला? अगर फीमेल वाला मैं उठाऊं तो इसके अंदर मुझे देखने को मिला एक्स और एक्स। ठीक है, तो अगर मैं देखूं दोनों में डिफरेंसेस, तो अगर ये अगर सॉरी ये और ये देखा जाए तो लगभग सेम ही है। तो माना एक ही उठा लो, इसके अंदर केवल x उठा लो, इसके अंदर y, तो इसका मतलब है कि हमें x और y दो तरह के, टू टाइप्स के तुम्हें क्या देखने को मिले? क्रोमोसोम्स देखने को मिले यहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, या फिर इसी को एक कॉमन मान लो, x और इसमें देखोगे तो x और y, तो x y अलग अलग हो गया, x एक कॉमन मान लो। ठीक है, तो ये तुम्हें एक्स वाई दो तरीके के, टू टाइप्स के, टू काइंड ऑफ क्या मिले? तुम्हें क्रोमोसोम्स मिले। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हें समझ में आ गया। मैंने पूरी बॉडी के अंदर के केवल एक सेल को लिया था, पूरी बॉडी के फीमेल की पूरी बॉडी का केवल एक सेल लिया था, और जब एक सेल के अंदर देखा तो मुझे 44 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स मिले, और जो है एक्स और वाई इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स मिले, 44 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स मिले, एक्स और एक्स क्या मिले? मुझे सेक्स क्रोमोसोम्स मिले। मतलब अगर थोड़ा और ध्यान से देखो तो समझना, मैंने क्या कहा था कि 44 जो है तुम्हें ऑटोसोम्स मिले मेल के अंदर भी। ठीक है, एक्स और वाई मिले जो कि ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक,
और फीमेल के अंदर भी 44 जो है वो क्या मिले, ऑटोसोम्स मिले, और इसी तरीके से X और X जो है वो क्या मिले, सेक्स क्रोमोसोम्स मिले। ठीक, इतनी बातें के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि हर बॉडी के हर एक सेल के अंदर, हाँ, इन ईच एंड एवरी सेल, इन ईच एंड एवरी सेल्स 46 number of chromosomes are found. 46 number of chromosomes are found. यानी कि हर एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इतनी बातें अगर, अब ये सारी चीजें बेसिक थी। अब मैं चलूंगा क्रोमैटिन पे, क्रोमोसोम्स पे, साथ साथ में डीएनए और जीन वगैरह पे। ठीक है, अब यहां से हमारी मेन टॉपिक स्टार्ट होती है। ये सारी चीजें बेसिक थी अभी तक। तो मैं तुम लोगों को कहां से कहां तक लेकर के आया, मैंने कहा कि सबसे पहले एक मेल है एक फीमेल है, दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों के गैमेट आएंगे, एक स्पर्म एक ओवम, दोनों का फ्यूजन होगा। पहला जो सेल बनेगा दैट इज अ जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एक ऑर्गेनिज्म, इट विल टेक 9 मंथ। ठीक है, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म के बाद मैंने कहा कि उनके अंदर कोई एक सेल उठा लो, एक मेल के अंदर से एक सेल उठा लो, फीमेल के अंदर से एक सेल उठा लो। उसके बाद उसको क्रोमोसोम्स को मैंने दिखाया कि कैसे वो अरेंज होते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंगल सेल, और सिंगल सेल के अंदर मैं क्रोमैटिन की बात करूं या क्रोमोसोम्स की बात करूं तो ये कैसे होते हैं और कब होते हैं, समझना। बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है क्रोमैटिन। ठीक है, एक वर्ड है क्रोमैटिन, एक वर्ड है हमारे पास क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड है डीएनए। क्या है? डीएनए। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड और होता है जीन। इसी तरीके से ट्रेट, और इसी तरीके से एक और वर्ड से हम बिल्कुल परेशान हैरान रहते हैं, वो क्या है? एलील। तो मैं कहता हूं कि इसको भी ले लेते हैं साथ में। ठीक है, मैं कहता हूं कि क्रोमैटिन कब होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम्स कब होता है, क्या होता है, डीएनए तो हमें समझ में भी आता है, जीन भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ट्रेट और एलील तो बिल्कुल भी नहीं आता है। इतनी सारी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें क्रोमैटिन को लेकर के समझाता हूं। ठीक है, कि क्रोमैटिन कहां पे होता है और कब होता है सेल के अंदर, समझना। अगर मैं क्रोमैटिन की मैं बात करूं, जैसे कि एक सेल अगर मैं लेता हूं, एक सेल मतलब मैं बॉडी के अंदर का कोई भी सेल ले लूं, बॉडी के अंदर का, अरे नाक का सेल ले लूं, कान का सेल ले लूं, हाथ का सेल ले लूं, कोई भी सेल ले लूं, डजंट मैटर, कोई भी एक सेल उठा लो। ठीक है, जब मैं कोई भी एक सेल उठाता हूं तो समझो कि एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो जितने भी तुम्हारे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए जैसी सारी चीजें होती है इसी न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है इस पूरे साइटोप्लाज्म को। किसको कंट्रोल करता है? पूरे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है, समझना। तो मैं इसके अंदर क्या बना लूं? एक न्यूक्लियस बना लेता हूं। तो न्यूक्लियस को मैं थोड़ा लार्ज बनाऊंगा। ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से धागे की तरह क्रोमैटिन पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? धागे की तरह क्रोमैटिन पड़े होते हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्रोमैटिन इस तरीके से पड़े होते हैं। कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये पूरा क्या है? सेल है। ये क्या है? चाहे ब्लैक वाला चाहे रेड वाला क्रोमैटिन है। इतनी बात की। रही बात कि जो ये क्रोमैटिन है न्यूक्लियस के अंदर, ये कब ऐसे होगा सेल के अंदर, किस समय होगा? तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स है, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए, उसी के अंदर जीन है। तो मैं कहता हूं कि जब सारी चीजें उसी के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में कोई डिफरेंस भी नहीं है,
डिफरेंस का मतलब क्या है कि क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो मैं कहता हूं कि जब उसी से बनते हैं तो ये फिर सेल के अंदर होते हैं, तो ये कब और क्यों होते हैं। ठीक है, तो समझना बात कि क्रोमैटिन जो होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन ये कब होते हैं, ये जब सेल जो होता है जब रेस्टिंग फेज में होता है तब होता है, यानी कि इन रेस्टिंग टाइम। यानी कि रेस्टिंग टाइम का मतलब क्या हो गया कि जब सेल डिवाइड करने नहीं जाता है, जब सेल क्या नहीं करने जाता है, डिवाइड करने नहीं जाता है, तब जब डिवाइड नहीं करने जाता मतलब क्या, सॉरी जब डिवाइड नहीं करता है, और जब डिवाइड नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, रेस्टिंग फेज कहेंगे, जिसको 11th में सेल साइकिल सेल डिवीजन में इसको जैसे चैप्टर में प्रीपैरेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो रेस्टिंग फेज कह लो या प्रीपैरेटरी फेज कह लो, ये कह रहा है कि जब डिवाइड नहीं होगा उस समय सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमैटिन पड़ा होगा, एक धागे की तरह पड़ा होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होगा। जब यही सेल डिवाइड करने जाएगा, अपने आप को एक का दो बनाने जाएगा, एक सेल जो होता है मान लो कि चोट लग गई, या फिर अगर तुम्हें सेल एज यू नो कि तुम्हें क्या करना कि यहाँ पे इनके सेल का डुप्लीकेशन होना है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये एक सेल डिवाइड होने जा रहा है, एक का दो होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जब सेल डिवाइड होने जाता है तो उस समय जो होता है ये क्रोमैटिन, उस समय ये क्रोमैटिन जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है ये कंडेंस्ड होने लगता है। क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। कंडेंस होने का मतलब है कि ये अपने स्ट्रक्चर को, ये अपने जो थ्रेड लाइक में पड़े थे, डिस्पर्स थे, ये फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, लेकिन ये आपस में आ करके कंडेंस्ड हो करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कब, जब सेल डिवाइड करने को जाता है, जब सेल डिवाइड करने को जाता है तो कंडेंस्ड होकर के कौन, क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस्ड होकर के ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, और ऐसे स्ट्रक्चर का ही नाम जो होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। समझना, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कब होता है, जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है। सेल के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कब होते हैं, जब सेल डिवाइड करने की तरफ भागता है, तब ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कंडेंस्ड होने लगते हैं। ठीक है, तो अब समझना, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, और क्रोमोसोम्स के बाद हमें समझना है कि डीएनए क्या होता है और सारी चीजें जैसे कि जीन, ट्रेट, एलील वगैरह भी समझना है। लेकिन थोड़ा सा मैं डीएनए को थोड़ा सा स्लाइटली एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे के टॉपिक पे जाऊंगा। वो क्या है समझना, अगर ये डीएनए है, माना ये डीएनए, अरे सॉरी डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक, ये क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स में ये जो सेंटर में जो पार्ट है, जो ये दोनों आकर के एक पास यूनाइट हो रहे हैं, ये भी एक पास में आकर के यूनाइट जो हो रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, या फिर इसी के पास होता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ठीक है, अब काइनेटोकोर के बाद अगर मैं बात करूं कि जो ये पहला वाला जो है, जो सेंट्रोमियर जो है, जो यहाँ पे इन दोनों को यूनाइट करने का काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे भी एक कंस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि प्राइमरी ये हो गया तो सेकेंडरी ये हो गया। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक तुम्हारा और जो है क्रोमैटिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, दैट इज नोन एज अ सैटेलाइट
इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब उसके बाद समझना इतने स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर है जो कि मुझे थोड़ा सा क्या करने थे, बताने थे, क्लियर। अब समझना कि इसके बाद इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद मैं बताना ये चाहूंगा कि जो क्रोमोसोम्स के अलग अलग स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी कि अगर ये एक क्रोमोसोम्स को देखा जाए, ये एक क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम्स को अगर मैं दूसरे क्रोमोसोम से कंपेयर करूं तो इस क्रोमोसोम्स की और इस क्रोमोसोम्स की, इन दोनों की क्या होंगे, दोनों के लेंथ जो होंगे वो अलग होंगे, और तो और इनके कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होंगे। यानी कि हर एक क्रोमोसोम्स अपने दूसरे पास वाले क्रोमोसोम्स की बात करूं तो वो उनसे अलग होता है। यानी कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो डिफर करते हैं फ्रॉम किससे, दूसरे, यानी कि फ्रॉम अनदर क्रोमोसोम्स इन लेंथ एज वेल एज अ कैरेक्टरिस्टिक आल्सो, ठीक है। तो जो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो ये हम लोग डिफरेंसेस कर रहे हैं, या जो ये डिफरेंसेस करने में जो हेल्प हो रही है, यानी कि जो लेंथ वाइज हो या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो, इसे हम लोग कहते हैं, ऐसे डिफरेंसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज अ कैरियोटाइपिंग। क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग। यानी कि जो एक क्रोमोसोम्स जो अगले क्रोमोसोम्स से, एक क्रोमोसोम्स जो लेंथ में क्या हो, अलग हो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में भी क्या हो, अलग हो, यानी कि ये भी दोनों क्या करते हो, डिफर करते हो, अलग हो। तो ऐसे डिफर को, ऐसे डिफरेंसेस करने को हेल्प करने के लिए हम लोग एक वर्ड देते हैं, यानी कि जो डिफरेंस करे और इस तरह से क्लासिफाई करे वो क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। और मैं बता दूं कि कैरियोटाइपिंग जो होता है, ये एक टेस्ट भी होता है। क्या होता है, एक टेस्ट भी होता है। टेस्ट का मतलब है कि मान लो कि किसी के सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसके क्या हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, या नंबर क्रोमोसोम्स के ज्यादा हो गए हैं, या क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो गए हैं। तो ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, ऐसी चीजों का टेस्ट करना, क्रोमोसोम्स के, यानी कि सेल का एग्जामिन करना, एक सैंपल लेकर के सेल का एग्जामिन करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग टेस्ट कहते हैं। कैरियोटाइपिंग टेस्ट कहते हैं, कैरियोटाइपिंग, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम्स की साइज को, जब क्रोमोसोम्स के लेंथ को या क्रोमोसोम्स को देखते हैं कि कहीं ज्यादा कम तो नहीं हो गया है, उसके नंबर को चेक करते हैं। तो उसके नंबर को चेक करना, उसमें कोई डिसऑर्डर देखना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो जाना, ठीक है, ऐसी चीजें हो जाना, ठीक है, कम ज्यादा हो जाना, ऐसी चीजें देखना क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। ये एक तरह का टेस्ट होता है। इतनी बातें समझ में आई। तो मेरे ख्याल से क्रोमोसोम समझ में आ गया और क्रोमैटिन समझ में आ गया कि क्रोमैटिन कब होता है, क्रोमोसोम्स कब होता है। और दो चीजें बच गई हैं, ठीक है, जैसे कि डीएनए, जीन, ट्रेट, एलिए। बस अब ये 10 मिनट की बात है, खत्म करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस क्रोमोसोम्स का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो समझना कि एक जो स्पर्म है और जो एक ओवम है, ये दोनों फर्टिलाइज होकर के क्या बना लिए थे, जाइगोट बना लिए थे। क्या बना लिए थे, जाइगोट बना लिए थे। और जाइगोट से बन करके आगे ये जाइगोट कन्वर्ट हो गया टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से क्या कन्वर्ट हो गया, ऑर्गन में, और ऑर्गन से क्या कन्वर्ट हो गया, पूरी एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक, पहली बात समझ में आई, एक पूरी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब पूरी एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो बॉडी का हर एक सेल, ईच सेल, प्रत्येक सेल के अंदर जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो इस जाइगोट से आई है।
यानी कि इसके अंदर जो होता है ऑल इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, स्टोर्ड होती है। ऑल इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन गई है वो फर्टिलाइजिंग ओवम से गई है या जाइगोट से गई है, कहां पे, बॉडी के प्रत्येक सेल में, ईच सेल में। ठीक है, तो ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, इनहेरिट हो जाती है, कहां पे, प्रत्येक सेल के अंदर, इन ईच सेल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब समझना अब समझना जो मैंने क्रोमोसोम्स बनाया था एज लाइक कुछ इस तरीके से मैंने क्रोमोसोम्स बनाए थे। ठीक है, यहां पे सेंट्रोमियर, क्लियर। अब इसी के अंदर जो होता है ये डीएनए जो होते हैं इस तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन पे रैप्ड होकर के जो है वो इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक डीएनए को, ये डीएनए को मैं क्या करता हूं, बाहर निकालता हूं। तो ये डीएनए को मैंने क्या किया, बाहर निकाला। ठीक है, तो डीएनए को जब मैंने बाहर निकाला तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं यहां से यहां तक। तो जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जो मैंने लिया यहां से यहां तक, इसको मैं कहूंगा कि ये जीन है। क्यों जीन कहूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक इसके पास एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होगी। एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये जो जीन है यहां से यहां तक, इनके पास एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन का मतलब इसके पास स्पेशल कोडिंग होगी। ठीक है, स्पेशल कोडिंग होगी जो कि ये जीन क्या करेगा, आगे यही प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन से प्रोटीन जैसे कि तुम्हारे हार्मोन हो गए या एंजाइम वगैरह हो गए, ये सारे प्रोटीन ही होते हैं। तो जीन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से तुम्हारी बाकी चीजें बनेंगी, जो कैरेक्टर बनेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे यहां पे से यहां से जो तुम्हारे कैरेक्टर बने, कैरेक्टर का मतलब है कि जैसे कि मैं शेप ऑफ नोज ले लूं, जैसे कि मैं मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, एक हाइपोथेटिकल सोचना जरा, शेप ऑफ नोज मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इतने डीएनए के छोटे से टुकड़े से मैंने क्या किया कि ये जो होता है ये जीन कहलाता है, जीन से प्रोटीन से एक कैरेक्टर बना, मान लो कि शेप ऑफ नोज बना। तो मैं कह रहा हूं कि ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाएगा, क्योंकि इसके पास स्पेशल कोडिंग होती है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मैं ले लूं तो उस छोटे से टुकड़े को मैं जीन कहूंगा। क्यों, क्योंकि उसके पास स्पेशल कोडिंग होगी जो कि प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और प्रोटीन से ही तुम्हारे कैरेक्टर बने। तो मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारे जीन का, सॉरी, जो जीन है एक छोटा सा डीएनए का जो टुकड़ा हो गया, ये क्या करता है कि एक कैरेक्टर इस पे, ये एक कैरेक्टर को क्या करता है, फॉर्म करता है, एक कैरेक्टर को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, एक कैरेक्टर मैं क्या ले लेता हूं, शेप ऑफ नोज ले लेता हूं, समझना बस, शेप ऑफ नोज ले लेता हूं। ठीक है, तो अब शेप ऑफ नोज जो है, एक जीन के पास एक कैरेक्टर, ठीक है, एक जीन के पास एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं, कई सारे ट्रेट हो सकते हैं। ट्रेट का मतलब है कि जैसे अगर मैंने क्या किया, शेप ऑफ नोज लिया, मतलब अगर किसी की नाक देखोगे, एक मैं ये बस जस्ट इमेजिन मतलब कि यहाँ पे बस सोचना कि मैं यहाँ पे बस कैरेक्टर और ट्रेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब एक कैरेक्टर जो है, जैसे कि मान लो कि वो तुम्हारा शेप ऑफ नोज है। अब शेप ऑफ नोज जो है, वो नाक जो है, किसी के देखोगे बहुत चिपटे नाक होते हैं, किसी के नाक देखोगे बहुत स्ट्रेट नाक होते हैं, किसी के नोज देखोगे बहुत फ्लैशी नोज होते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि किसी के नोज जो हैं वो बहुत ही फ्लैशी नोज हैं। कैसे नोज हैं, फ्लैशी नोज हैं, फ्लैशी नोज हैं। किसी के नोज जो हैं वो स्ट्रेट नोज हैं। ठीक है, स्ट्रेट नोज है।
और किसी के नोज जो हैं स्ट्रेट नोज हो गए, फ्लैशी नोज हो गए, और इसी तरीके से किसी के मान लो कि बिग नोज हो गए। ठीक है, तो एक बात बताना कि जो तुम्हारे फ्लैशी नोज हो, स्ट्रेट नोज हो, बिग नोज हो, बस ये क्या है, नाक अलग अलग तरीके की, लेकिन है तो नाक ही ना, है तो नोज ही ना। तो नोज नोज नोज, तो चाहे नोज का शेप कैसा भी हो गया, लेकिन ये शेप ऑफ नोज में आएगा कि नहीं आएगा। तो शेप ऑफ नोज जो है उसको कंट्रोल करने वाला कौन, जीन। यानी कि जीन ने क्या किया, एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया, और एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेड, यानी कि शेप ऑफ नोज कई तरह के हो सकते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे कि कई तरीके के ट्रेड हो सकते हैं। यानी कि एक नोज का शेप का मतलब है कि कई तरीके के शेप हो सकते हैं। तो कई तरीके के शेप रखना यानी कि ट्रेट, उसको क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। और ट्रेट कैसे हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, और ये सारे ट्रेड जो हैं, ये जो सारे ट्रेड जो हैं, जो अलग अलग हैं, जो ये सारे ट्रेट हैं जो अलग अलग हैं, जो वेरिएंट फॉर्म ऑफ ट्रेट है, वेरिएंट फॉर्म ऑफ ट्रेट है, क्या है, वेरिएंट फॉर्म ऑफ ट्रेट है। या फिर मैं इसी को क्या कह लूं कि जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एलील। क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। तो जो अलग अलग तरह के ट्रेट हैं, इन सब को मैंने क्या बोल दिया, एलील बोल दिया। और एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं, और एक कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा, जीन। और जीन कहाँ हो गया, डीएनए का वो एक छोटा सा टुकड़ा, और डीएनए कहाँ हो गया, क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे हो गया, एक न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ हो गया, एक सेल के अंदर। सेल कहाँ हो गया, ये किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर। आई थिंक ये इतनी सी बात थी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th वाले इसको जरूर समझेंगे, क्योंकि उनका सेल साइकिल और सेल डिवीजन पूरा इसी पे डिपेंड है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सेल डिवीजन और सेल साइकिल और सेल डिवीजन जैसे चैप्टर में डालूं, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जरा एक्सप्लेन करूं। क्लियर? तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।